खुशामदीद। और आपको वो सब लोग जो कि अभी जिन्होंने ट्यून इन किया है या वो सब लोग जो कि पहले से हमें सुन रहे हैं, ये सुन FM 89.4 है। मेरा नाम बशरा इकबाल हुसैन है और प्रोग्राम है आओ बात करें। आज कुछ माहौल के हवाले से बात कर रहे थे, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे थे और उसमें कुछ एक नई डायमेंशन आज हम ऐड करेंगे क्योंकि प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे आज के मेहमान ने जॉइन इन कर लिया है। आज के मेहमान का ताल्लुक़ जो है वो बड़े एक इंटरेस्टिंग से शोबे के साथ है। वो माहौलियाती जो तहफ़्फ़ुज़ है उस पर काम करते हैं, वॉलंटियरली काम करते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं। लोगों को से कहते हैं ना, पकड़ पकड़ कर सिखाते हैं कि भाई लोगों प्लीज़ ये देख लें माहौल को ठीक करने में आप अपना क्या रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है उनकी वो ये है कि वो एनवायरमेंटल लीडरशिप की बात करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि माहौल को अगर हमें ठीक करना है तो हमें पॉकेट्स में बात नहीं करनी है, हमें होलिस्टिक अप्रोच के साथ बात करनी होगी। और उसके लिए वो आजकल की नस्ल बल्कि आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए लोगों को प्रिपेयर करना चाहते हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं वलीद अहमद ख़ान, माहौलियाती अमूर के माहिर हैं। अस्सलाम वालेकुम वलीद, प्रोग्राम में खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। अच्छा वलीद, मुझे ये बताइए कि आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, पहुंच गए हैं? आज इस्लामाबाद के कुछ इलाकों में बारिशें थी। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, कोई तकलीफ़ नहीं हुई, मुझे दिक्कत कोई सामना नहीं करना पड़ा आते हुए। और थोड़ा दूर था आपका स्टूडियो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सब ठीक है। लेकिन चूँकि आज बारिशें जो इस दफ़ा हैं ये थोड़ी सी अलग हैं, थोड़ा मुख्तलिफ से ट्रेंड्स के साथ चल रही हैं, तो मैं वहीं से बात शुरू करूँगी कि माहौलियाती आलूदगी या माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ जो है इसको कुछ अर्सा पहले तक बस लोग हवा में उड़ा देते थे, लेकिन अब हम जानते हैं कि ये एक रियल टाइम थ्रेट है और उसके हम देख भी रहे हैं कि अब क्या असरात मुरतब हो चुके हैं। आपकी स्टडीज़ क्या हैं इस बारे में? देखिए, ये माहौल हमारा ख़राब से ख़राब तर होता जा रहा है। इसकी तो बहुत अरसे से हमें इसके ऊपर हमें तंबीह की जा रही थी मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म से, वार्निंग्स और इशू हो रही थी, वार्निंग्स इशू बिल्कुल। हो रही थी। और ये मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ कि ये 5 या 10 साल या 15 साल से ये बात हो रही है। ये बात तकरीबन 2 से ढाई दहाइयों से ये बात चल रही है कि पाकिस्तान और सब कॉन्टिनेंट ये एक्सट्रीम वेदर चेंजिंग के फोकस में आएगा। और जब एनवायरनमेंट चेंज होगा तो हमें बहुत ज़्यादा इसके ऊपर परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जो कि हम देख भी रहे हैं। मतलब क्लाउड ब्रस्ट एक ऐसी टर्म है जो मेरा ख्याल है आज से 10 साल पहले किसी को उसके बारे में इल्म नहीं था, या ज़बान ज़द-ए-आम नहीं थी ये बात। लेकिन अब हम देखते हैं कि ऐसा बारहा दफ़ा हमारे पास इवन भी हुआ है। अर्बन फ्लडिंग जो है वो इतनी कॉमन नहीं थी जितनी इस दफ़ा हम देख रहे हैं। जी बिल्कुल, अर्बन फ्लडिंग भी इतनी कॉमन नहीं थी, और इस तरह के और बहुत ज़्यादा आप टेम्परेचर्स देख लें, पिंडी इस्लामाबाद ही आप देख लें, मतलब इतना गर्म मौसम पिंडी और इस्लामाबाद में मैंने कभी नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में। और ये टेम्परेचर भी इतने राइज़ हो रहे हैं। मतलब पिछले साल तो मैं एक दफ़ा हैरान हो गया था, एक दिन कराची में फील्स लाइक 60 तक गया था। और तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही हैं। और फिर मुझे लगता है कि जो वेदर पैटर्न्स हैं वो भी बहुत डिफरेंट हैं। जैसे हमने एक बहुत ही एक्सट्रीम ड्राई विंटर देखा, एक्सट्रीम ड्राई विंटर था, उसके बाद फिर मौसम एकदम से बहुत खुशगवार था रमज़ान के टाइम पे, और एकदम से बहुत गर्मी हुई, और ऐस- फिर उसके बाद एकदम से बहुत ज़्यादा बारिशें हैं। मतलब एक्सट्रीम पर हर चीज़ चल रही है। और ज़ाहिर है कि जो इंटरनेशनल स्टडीज़ हैं उसमें ग्लेशियर मेल्ट कर रहे हैं, और हमारे एनवायरनमेंट का, हमारे जो माहौल है उसका तो बहुत बड़ा दारोमदार ज़ाहिर है ग्लेशियर्स की मौजूदगी पर है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारा वेदर जो इतना एक्सट्रीम चेंज हो रहा है, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। और हम लोगों का जो एक मेजर प्रॉब्लम है हमारे इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो ये है कि हम जितना भी काम करते हैं वो हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले अर्ज़ किया कि तकरीबन 2 से ढाई दहाइयों से एनवायरनमेंट चेंज के ऊपर बातचीत चल रही है। और ये भी बिल्कुल। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया और ये जो खित्ता है ये शदीद लपेट में आएगा हम एनवायरनमेंट उन चेंज की। 5 ममालिक में शामिल हैं जो शदीद मौसमाती जी तब्दीलियों का बिल्कुल, शिकार होंगे। लेकिन हमने उसके ऊपर कोई ख़ास काम नहीं किया एज अ कम्युनिटी। मैं सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं होता कि उसने कोई काम करना है, और एज ये अ तो मैं कम्युनिटी, हमेशा एज कहती एन हूँ कि इंडिविजुअल। पॉलिसी लेवल पर लोग काम कर रहे होते हैं, कम्युनिटी को सोचना पड़ता है, मुझे और आपको सोचना है। ऐसे हम लोगों को खुद अपना सोचना है, हम अपना वेस्ट कितना कर सकते हैं, कितना कम कर सकते हैं। हमारे पास अभी तक लोगों को वेस्ट को सेग्रीगेट करके उसको रिसाइकिल करने की अकल समझ नहीं है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि हमने शुरू से एक बच्चे के अंदर इनकलकेट करेंगे तभी जाके कुछ मामलात होंगे। और हमारे पास तकरीबन 20-25 साल का एक
अरसा मौजूद था जिसमें हम ये सारा काम कर सकते थे, लेकिन हमने इसके ऊपर नहीं किया। लेकिन अगर हम आज भी इसको शुरू कर दें तो हम अपनी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए हालात को, मौसम को और माहौल को बहुत बेहतर बना सकते हैं। हम ने हमारे से पहले वाली जो जनरेशन थी उसने अगर इसके ऊपर ज़्यादा नहीं सोचा या उसने ज़्यादा अवेयरनेस हासिल करने की कोशिश नहीं की, तो अब जो कि मिलेनियल्स और जेन ज़ी हैं, जो अब ऐसी जगह पे मौजूद हैं जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं पॉलिसीज़ को, इंडिविजुअल्स को, तो हम लोगों को ये चीज़ करनी चाहिए कि हम बजाय इसके कि हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करें कि जहाँ पे मसला है सिर्फ वहीं पे कर लें। मिसाल के तौर पे अगर प्लास्टिक के शॉपर से पोल्यूशन फैलता है या वो माहौल के लिए अच्छे नहीं हैं, एक जहर की हैसियत रखते हैं, तो हम शॉपरों पे सिर्फ पाबंदी लगा देंगे, लेकिन जो हम प्लास्टिक की बोतलें हैं उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा, कोई बात नहीं हो रही। तो ये एक सिम्टोमेटिक काइंड ऑफ बात है कि बस जो मसला देखा बस इसको ख़त्म कर दो। एक होलिस्टिक अप्रोच हमारे यहाँ फ़िलहाल अभी तक मौजूद मुझे कम से कम नज़र नहीं आई। मैं गलत भी हो सकता हूँ इसके अंदर, और किसी और की यकीनन मेरे से मुख्तलिफ राय भी इस मौजू पे हो सकती है। तो हम लोगों को बजाय इसके कि हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करें, हमें रूट कॉज में जाना पड़ेगा। सही। हमें अपने आने वाली नस्ल को, जिसमें जेन अल्फ़ा है मौजूद अभी जो कि बड़ी हो रही है, अच्छा, ये मेरे सुनने वालों के लिए थोड़ा सा क्लियर भी कर लें कि डिफरेंट टाइम्स में पैदा होने वाले डिफरेंट एज ग्रुप के लोग जो हैं उनको डिफरेंट जनरेशन्स के पे पुकारा जाता है। तो जेन अल्फ़ा जिनका आप बात कर रहे हैं उनका एज ग्रुप क्या है? ये अभी तकरीबन 10 साल या उससे कम उम्र के जो बच्चे हैं, जो अभी 10 से जो 12 साल आने और वाले उससे कम 10 सालों उम्र। में जो जी। है वो डिसीजन मेकर हो सकेंगे, हाँ, कुछ नहीं, कंट्रीब्यूट जो कर आने वाले सकेंगे, तकरीबन 15 से 20 साल में डिसीजन मेकर हो डिसीजन सकेंगे वो मेकर्स हो जेन अल्फ़ा सकेंगे। में हैं। हम मिलेनियल्स जो कि अभी तकरीबन डिसीजन मेकर्स में हैं, जिनकी उम्र इस टाइम पे तकरीबन आप समझे जो न्यू 30 प्लस मिलेनियम है से हैं। 1998 ऑनवर्ड जो पैदा हुए हैं, हम्म। वो जेन जी में हैं, और 1998 से पहले जो पैदा हुए हैं वो मिलेनियल्स कहलाते हैं, ठीक है, जिनका मैं भी हिस्सा हूँ, सही। मिलेनियल्स। तो अब हम लोगों को ये चाहिए कि हम जब बच्चे को स्कूल में डालते हैं, किसी भी स्कूल में वो जाता है, तो ये स्कूल्स अपने ये जिम्मेदारी लें कि वो उनको कंपोस्टिंग के बारे में बताएं कि कंपोस्टिंग क्या होती है, वो कैसे की जा सकती है, घर में कैसे की जा सकती है, आप अपना जो है कार्बन फुटप्रिंट वो किस तरह से कम कर सकते हैं, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें कि हम रीयूजेबल आइटम्स ही यूज़ करें, या हम मिसाल के तौर पे जो स्ट्रॉज हम इस्तेमाल करते हैं कहीं पे भी जाके, तो एक लोहे का या कांच का अगर हम स्ट्रॉ लेके अपने पास रख लें जो कि हम इस्तेमाल करें, और उसके बाद फिर उसी को धो के दोबारा इस्तेमाल कर लें। या अगर हमारे जो शॉपर हैं वो हम कपड़े के बैग्स, जो कि आजकल बहुत फैशन में भी हैं, टोट बैग्स जिनको हम बोलते हैं, वो हम कपड़े के बैग ले जाएँ। मुझे याद है बहुत अच्छे से कि मेरी नानी बान की बने हुई टोकरियाँ वो लेके जाती थी, और हमारे साथ जब हम सुबह जाते थे तो सब्ज़ी भी उसी में आ रही है, गोश्त भी उसी में आ रहा है, सारा कुछ घर आके सब कुछ निकाला आज और चूँकि उसको कराची से साफ बहुत कर सारी लिया। कॉल्स आई, तो कराची में आई कुड रिमेंबर कि वहाँ पर एक ख़ास तरह की गोल टोकरी होती थी जी। जो वहाँ से यहाँ भी आती थी, और मेरा ख्याल है कि वो ईस्ट पाकिस्तान जब था तो वहाँ बन रही होती थी पटसन की टोकरियाँ। तो अच्छा। वो बड़ा ट्रेंड में थी, मछली वाली टोकरी भी उसको बिल्कुल बोलते बिल्कुल हैं, और वो बड़ी यूजेबल होती थी। उनको अगर वो गीली भी हो गई तो खुश्क हो जाती थी, और मतलब ऐसे बिल्कुल ही। प्योरली वो नेचुरल मटेरियल था। इवन कॉटन जो है उसको भी चूँकि सस्टेनेबल रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है, उसको वॉश करने के लिए, उसको डाई करने के लिए, और उसमें भी पानी बहुत ज़ाया होता है। तो जो प्लांट बेस्ड इस तरह से बाकी की चीज़ें हैं, ये बहुत इनकरेज करने की ज़रूरत है। बातचीत में कर रही थी कुछ डिफरेंट जनरेशन्स को आगाह करने के हवाले से, क्योंकि जो मेरी जनरेशन है या हमारी जो पेरेंटल जनरेशन है वो कुछ डैमेजेस कर चुके हैं, माहौल को जो नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँच चुका। क्या हम कुछ ऐसी एफ़र्ट कर सकते हैं कि आने वाली नस्लें इस नुकसान को आगे बढ़ाने के बजाय उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा डैमेजेस को कंट्रोल करने की तरफ जा सकें, को बेहतरी की तरफ जा सकें? वो जो ट्रेंड्स हम चलाते हैं सस्टेनेबल फ़ैशन के, सस्टेनेबल मेकअप के, होलिस्टिक अप्रोच के, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो शायद आपने सुनी होंगी, या शायद अगर आपने पहले नहीं सुनी तो आज आप सुनेंगे। इसी हवाले से हम बात कर रहे हैं वलीद के साथ, चूँकि वलीद एनवायरनमेंट लीडरशिप पर बात करते हैं। तो वलीद, ये जो होलिस्टिक अप्रोच है टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, ये क्या है? होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि हम बजाय इसके कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करें, जो भी हमें मसला नज़र आए हम सिर्फ उस मसले को देखें, हम मसले की रूट कॉज में जाएं और उसको वहाँ से देखें, और हम रूट कॉज से ठीक करना शुरू करें, तो फिर उसके बाद 10, 15, एक 20 वक्त में साल में सारे ही सेक्टर्स में काम करें। हम एक वक्त में सारे ही सेक्टर्स में काम कर सकते हैं। वह एक वक्त सारे सेक्टर्स में काम हो सकता है। कैसे?
मिसाल के तौर पे अब एक कंपनी है वो स्टार्ट हुई है और उसको अब अपने लिए रिसोर्सेज ह्यूमन रिसोर्स जो है, क्योंकि अभी तक तो हम सारा कुछ ह्यूमन रिसोर्स पे बैंक कर रहे हैं कि हमारे सीईओज़ भी सारा कुछ और इस तरह से। तो हमारा जो एक कंपनी है उसमें ह्यूमन रिसोर्स का सबसे पहले काम ये होगा कि वो अपने जितने भी रिक्वायरमेंट है, जिस जिस तरह का भी ह्यूमन रिसोर्स को चाहिए वो आइडेंटिफाई करे। फिर जब वो रिक्रूट उसको कर रहा है तो वो सिर्फ आइडेंटिफाई करे और उन लोगों को रिक्रूट करे जो एनवायरनमेंट को समझते हैं या जो एनवायरनमेंट सेंसिटाइज्ड हैं ऑलरेडी। मिसाल के तौर पे अगर एक कंपनी है और उसका एक मिनट वलीद साहब, यहाँ तो ये बात ऐसे आ रही है नौकरियाँ उनको मिलेंगी जिनको माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का इल्म है, आप ये कह रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हम अगर वो लोग हायर करेंगे और काम पे रखेंगे जिनको माहौल का इल्म है, तो जब वो डिसीजन लेंगे जिससे सारे लोग इफ़ेक्ट होते हैं तो वो डिसीजन अच्छे और बेहतर तरीके से लेंगे। तो मिसाल के माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कोई सर्टिफिकेशन या कोई ट्रेनिंग या कोई चीज़ें अवेलेबल हैं जो हमारी यूथ को करनी चाहिए, जिसके जिसके लिए उनको ऑप्ट करना चाहिए? टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज अभी तक तो पाकिस्तान में एज सच कोई भी नहीं है, ना ही कोई स्पेसिफिक कोर्स पढ़ाया जा रहा है। बहुत कम हमारे पास एनवायरमेंटलिस्ट हैं जो एनवायरनमेंट को पढ़ रहे हैं। बाकी ये है कि सिर्फ अपनी ही जो उनकी आगे बढ़ने की एक ख्वाहिश है और अपने ही इंटरेस्ट पे जो लोग पढ़ रहे हैं बस वही पढ़ रहे हैं। और मैं यकीनन इसमें मुकम्मल तौर पे गलत भी हो सकता हूँ, मेरी नॉलेज में नहीं है अगर कहीं पे कोई ऐसी बात है, कोई इन्वायरमेंट का कोर्स अलग से पढ़ाया जा रहा है तो बिकॉज़ हम इंजीनियरिंग पढ़ा देते हैं, हम MBA करवा देते हैं, हम सब कुछ करवा देते हैं, लेकिन उसके अंदर हम एनवायरनमेंट का पहलू बिल्कुल फ़िलहाल हमने इसको निगलेक्ट किया हुआ है। इवन इन आर यूनिवर्सिटीज़, इन आर स्कूल्स, इन आर कॉलेजेस, हर जगह पे हमने उसको ऑलमोस्ट निगलेक्ट ही किया हुआ है और हम अपने लोगों को उसको एजुकेट भी नहीं करें। अचानक से हमें नज़र आता है कि हमारी जो रिहाइश गाह है उसके करीब 4 या 5 किस्म के कूड़ादान पड़े हुए हैं और उन पर अलग अलग रंग है और उसमें वो कहते हैं कि गत्ता यहाँ पे डालें, शीशा यहाँ पे डालें और प्लास्टिक बाकी चीज़ें यहाँ पे काम डालें। वाली मासी को बिल्कुल भी ये बातें समझ नहीं आती। वो एक शॉपिंग बैग उठाती हैं और वो पता नहीं उसके करीब उसके अंदर भी डालती हैं कि नहीं, वो बाहर बस रख के चली जाती हैं। काम वाली मासी तो बाद में आएंगी ना। काम वाली मासी को 3 शॉपर तो खातून खाना ने बना के देने हैं ना। मैं ये नहीं कह रहा कि खातून का ही काम है, लेकिन घर वालों ने बना के तो देने हैं, जो भी घर में बना के दे रहे हैं। तो अगर मैं अपने घर जो हमारा घर साफ़ करने आ रही है या जो खाकरोग हमारा कूड़ा इकट्ठा करने आ रहा है उसको तो एजुकेशन नहीं है, उसको तो हम बाद में जाएंगे। पर क्या हमें एजुकेशन है? क्या हमने अपने घर में 3 डस्टबिन रखे हुए हैं? क्या मैंने अपने घर के डस्टबिन में घर के किचन में 3 डस्टबिन रखे हुए हैं जिसमें मैं बता रहा हूँ कि गत्ता अलग और शीशा अलग और बाकी चीज़ें अलग? क्या मैंने कंपोस्टिंग पिट अपने घर में बनाई हुई है? क्या मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ? क्या मैं अपना वेस्ट कम करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ? क्या मुझे वो बॉदर भी कर रही हैं ये चीज़ें या नहीं कर रही हैं? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ऐसे ही तो हमारा हर चीज़ जो है वो हम मैं आपसे पहले भी जिक्र किया कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के बजाय अगर हम उन्हीं लोगों को लेके आएंगे, मैं ये कतन नहीं कह रहा कि सिर्फ उन्हीं लोगों को जॉब्स मिलनी चाहिए जिनको इदराक हो कि एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, कैसे करना है। ये कॉर्पोरेट्स का भी काम होता है कि वहाँ पे सिर्फ किया जा सकता है, डेवलपमेंट भी जा सकती है। बिल्कुल डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी कॉर्पोरेशन में, अपना रिसोर्स को रिटेन करने के लिए भी, उसको डेवलप करने के लिए भी। अगर किसी को नहीं पता और या बिल्कुल एक सतही सी उसको इल्म है उस चीज़ के बारे में, तो आप उसको रख लें और फिर उसको आप सेंसिटाइज़ करें और उसको सेंसिटाइज़ करके उसको इंसेंटिवाइज भी करें। मतलब आप उसको उसका फ़ायदा भी पहुँचाएँ कि अगर आप रीयूजेबल मटीरियल की बोतल से लेके आएंगे और उससे पानी पियेंगे, या आप शॉपर वगैरह का इस्तेमाल छोड़ देंगे जो प्लास्टिक के शॉपर हैं और आप टोट बैग्स इस्तेमाल करेंगे या आप रीयूजेबल आइटम्स यूज़ करेंगे, तो आपको हम कोई इंसेंटिव देंगे। मतलब वैसे भी तो इंसेंटिव मिलते हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव, तो उसी परफॉर्मेंस में एक छोटा सा वेरिएबल एनवायरनमेंट फ्रेंडली का भी हम ऐड कर सकते हैं। मेरा एक्सपीरियंस जो है थोड़ा सा, चूँकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करने का है, तो वहाँ वो इनकरेज करते हैं कि हम आपको पानी प्रोवाइड कर रहे हैं, डू नॉट ब्रिंग योर ओन प्लास्टिक बॉटल्स, डिस्पोजेबल। आप अगर अपने पास अपनी पानी की बोतल लाना चाहते हैं तो फ्लास्क लेकर आएँ। मेरा यूजुअली ये मेरे पास यहाँ अभी भी मेरी फ्लास्क पड़ी है,
तो आई एम यूज़ टू ऑफ इट कि मैं अपनी फ्लास्क लेकर जाऊँ। वो आपको इनक्रेज करते हैं कि आप इन हाउस जो मेस सिस्टम है वहाँ पर आप खाने के लिए कंट्रीब्यूट कर लें और परचेज़ द फूड फ्रॉम हेयर, जो कि वहीं किचन में पके वहीं खाया जाए। एक तो वो आपके वैसे टाइम को बचा रहा होता है, दूसरा वो निस्बतन एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, बजाय इसके कि आप बाहर से प्लास्टिक कंटेनर्स लेकर आएँ। मतलब मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही थी वहाँ ये रूल्स का एक हिस्सा था और मैं इसको बहुत अप्रिशिएट भी करती हूँ। प्लस ये कि छोटे छोटे से, जैसे चूँकि अगर आपके पास इसकी सर्टिफिकेशन या कोई डिग्रीज़ नहीं भी हैं तो भी आप ट्रेनिंग्स, वन डे ट्रेनिंग होती है ऑनलाइन, बहुत सारे अब इंटरनेशनल फोरम्स करा रहे हैं, आप वो वर्कशॉप्स अटेंड कर सकते हैं जो सर्टिफिकेट दे रही हैं, और ये आपको एक ऐड ऑन हो जाएगा आपके सीवी में नई जॉब के हंट के लिए। ये एक प्लस फैक्टर जो है वो कंसिडर होगा। सो आई अप्रिशिएट दिस पॉइंट जो आपने मेंशन किया। ऐसा ही है। और मैं ये भी आपके शो के तवज्जुह से लोगों को बात कहना चाहूँगा कि हर चीज़ नंबर लेने के लिए या नौकरी हासिल करने के लिए या पैसे कमाने के लिए नहीं होती। हमारी कुछ माशरती ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। क्या हम ये चाहेंगे कि हमारा बच्चा एक ऐसी जगह पे पले बढ़े जहाँ पे ना उसको सांस सही आ रहा है, ना उसको मौसम का सही पता है, ना उसके लिए अनाज उगाया जा रहा है क्योंकि मौसम का कुछ इल्म ही नहीं। क्या हम ये चाहेंगे कि आज, वैसे तो कहने को शायद ये बहुत ही मज़ाक़ ख़ेज़ बात आपको लगे कि जो हम आम का जायका है, हमारा बच्चा वो आम का जायका ना हासिल कर सके क्योंकि हमने माहौल को इतना आलूदा कर दिया है कि अब वो हम चाह के भी वो हासिल नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसको एक टाइम चाहिए अपने बनने के लिए, वो जायका हासिल करने के लिए, और एक ख़ास किस्म की बारिश और एक माहौल और एक मौसम चाहिए। हम वो मौसम इतना तब्दील कर दें कि वो चीज़ अचीव ही ना हो सके। तो हमें इन चीज़ों को भी सोचना चाहिए। ये सिर्फ पैसे कमाने की दौड़ या सिर्फ और सिर्फ तो अपनी हुकूमत एक की सिविक जिम्मेदारी नहीं सेंस है, है। सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको बिल्कुल ऑप्ट करना चाहिए। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले आपने ये भी बात की कि कुछ जेन ज़ी जो है उनके साथ आप काम कर रहे हैं, जेन अल्फ़ा के हवाले से बात हो रही है। बहुत ज़्यादा टर्म्स जो आजकल मैं देखती हूँ, ख़ास तौर पर जो हमारे यूथ है उनमें, वो है सस्टेनेबल फ़ैशन की, सस्टेनेबल ब्यूटी प्रोडक्ट्स की। ये क्या टर्म्स हैं? क्या क्या यूथ इनको बाय करती है, वो कंसिडर करती है इनको? यूथ इसको बिल्कुल आजकल तो बाय कर रही है। यूथ इसको बाय कर रही है सस्टेनेबिलिटी को, कि हमारी जितनी भी चीज़ें हों वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हों, सस्टेनेबल हों, उसमें किसी किस्म का किसी जानवर को हार्म ना हुआ हो, किसी जानवर के कोई एक्सट्रैक्ट्स ना हों, वीगन चीज़ें हों। इसको बिल्कुल वो कर रहे हैं, लेकिन उनको पता है। लेकिन इसमें जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है वो ये है, एक टर्म है ग्रीन वॉशिंग की। ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग मतलब ये है कि हम क्लेम तो कर रहे हैं कि हमने ये सब कुछ किया है, लेकिन वो असल में ऐसी कोई बात नहीं है। जो कॉरपोरेशंस जो बड़े हैं वो अपने क्लेम तो कर देते हैं कि हमने जो है इसको एनवायरनमेंट फ्रेंडली बना दिया है और ये रिसाइकल आइटम्स हैं, लेकिन उसको यूज़ नहीं करते क्योंकि या तो वो अवेलेबल नहीं है, या महंगी है, या उस तरह से उसका प्रॉफिट रेशोज़ उसमें कम होते हैं, या वल्लाहु आलम जो भी वजह है। या फिर इसमें ये भी है ग्रीन वॉशिंग में कि एक कॉरपोरेशन है या एक इदारा है जो कि बहुत ज़्यादा माहौलियाती आलूदगी पैदा कर रहा है, लेकिन वो एक बहुत ही छोटा सा अपना अर्निंग का पोर्शन एक माहौल दोस्त एक्टिविटी में लगा देता है। जैसे ये कि फुजला जो है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो जा रहा है पानी में, लेकिन आप एक छोटी सी प्लांटेशन ड्राइव कर लेते हैं कि नहीं जी हम तो कर रहे हैं। हाँ, हम प्लांटेशन ड्राइव कर लेते हैं, लेकिन वो जो हम इतना ज़्यादा फुजला जो है वो पानी में फेंक रहे हैं और उसको पानी को कंटेमिनेट कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल के नाकाबिल इस्तेमाल बना रहे हैं, वो अलग तरफ उसके ऊपर हमने आंखें बंद कर ली और एक छोटी सी प्लांटेशन ड्राइव करके या एक रीयूजेबल मटेरियल के बैग्स इंट्रोड्यूस करा के या बॉटल इंट्रोड्यूस करा के हमने कह दिया कि बस हमने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा आजकल राइज है। लोग अपने गलतियों के ऊपर पर्दा डालने के लिए बहुत छोटी सी चीज़ कर देते हैं और फिर उसको क्लेम भी करते हैं कि हम तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, हम बहुत सारा काम कर रहे हैं, लेकिन दरअसल अगर उसका आप सही तरीके से उसका ऑडिट किया जाए, एनवायरनमेंटल ऑडिट अगर हम उसका करें, तो वो ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं और बहुत कम जो है उसको फ़ायदा हम लोगों को एनवायरनमेंट को। अच्छा, मुझे लगता है कभी कभी वो उससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं। जैसे हमारे बहुत सारे सुपर स्टोर्स हैं जिनकी चेन्स में वो अब आपको शॉपिंग बैग नहीं देते। दे इनकरेज यू कि आप उनके जो बैग्स हैं जो जिस पे उनके नाम प्रिंटेड हैं
वो परचेज़ करें। एक बड़ी परचेज़ के बाद आपने ग्रॉसरी कर लिए 10,000 की, और अब आपको जो है वो शॉपिंग बैग भी साथ में वो 50-50 रुपए के 2-3 परचेज़ करने पड़ेंगे, तो वो तो उनकी वैल्यू एडिशन है, उनको तो पैसे मिल रहे हैं उसके, उस पर उनको पब्लिसिटी मिल रही है क्योंकि उन बैग्स के ऊपर उनका नाम छपा हुआ है। तो वो ये सब कुछ जो है इन द नेम ऑफ एनवायरनमेंट फ्रेंडली एटमॉस्फेयर देना और उस पर चल रहा है। तो आई कैन अंडरस्टैंड दिस कि ये ग्रीन वॉशिंग ये है कि एक सब स्पर्धा डाल देते हैं, एक सब स्पर्धा आप उसके ऊपर डाल देते हैं। मिसाल के तौर पे अभी एक कंपनी है, वो कहती है कि जी हम अपना माहौल ठीक करेंगे और हम अभी स्मोक्स नहीं करेंगे, हम इसके ऊपर अच्छा काम करेंगे। तो लेकिन वो अपने तमाम तक कॉरपोरेशन में जितने भी उनके लोग हैं जिनको उन्होंने गाड़ियाँ देनी है, उनको वो बजाय इसके कि एक ईवी व्हीकल दे दें, वो उनको दे देंगे वो बड़ी बड़ी 400 लीटर्स 4000 लीटर्स 2000 लीटर्स वाली गाड़ियाँ, जो कि शायद कोई डीजल हो और वो अपना कार्बन फुटप्रिंट बिल्कुल उसका कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम ठीक हैं क्योंकि हमने कोई थोड़े से दरख्त लगा दिए हैं, या हमने जो है ना वो कपड़े के बने हुए बैग्स इंट्रोड्यूस करा दिए हैं, या कोई इस तरह की चीज़। पुराने ज़माने में वलीद साहब जब एसी नहीं थे या एसी बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो हमारी जो तामीरात थी वो बड़ी एनवायरनमेंट फ्रेंडली हुआ करती थी। मतलब ख़ास तौर पर चूँकि मैं जिस इलाके से हूँ वहाँ पत्थरों के बड़े चौड़ी दीवारों वाले घर बनते हैं, मिट्टी की लिपाई होती है, और वो ठंडे घर होते थे। अमूमी तौर पे ऊंची छतें रखी जाती थीं, रोशनदान या हवादान हुआ करते थे। हैदराबाद रहे हैं आप कभी? और तो पुरानी अगर आपने हैदराबाद की कंस्ट्रक्शन देखी हो तो उसमें वो समंदर के रुख पे उन्होंने हवादान या रोशनदान रखे होते हैं, और उनके कमरे बहुत रीजनेबली ठंडे। हमारा अभी हर घर प्लाज़ा इतना हाई राइज हम बनाने तो जा रहे हैं, उसमें हर घर में, हर कमरे में, हर इवन किचन में भी बाज़-औक़ात हमारे पास एयर कंडीशनर्स लगे हुए हैं, जो कि अगेन एनवायरनमेंट को पोल्यूट ही कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को बुरा ही कर रहे हैं। उसके अलावा जो प्लाज़ाज़ हम बना रहे हैं इतने ज़्यादा मल्टीपल स्टोरीज़ के, और उनके हम शीशे उनके बाहर लगा देते हैं, पूरी दीवारें शीशे की खड़ी कर देते हैं, पूरी दीवारें हम शीशे की खड़ी कर देते हैं, और उनसे रिफ्लेक्ट हो के जो नीचे लोग उनके आसपास राह गुज़रते हैं, उनकी उन सड़कों से चलते हैं, तो वो उस हीट को देखते हैं, बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि वो एक अजीब एक क़यामत सुग़रा का सा मंज़र वहाँ पे हो जाता है, क्योंकि सारा दिन धूप पड़ के सड़क के ऊपर पड़ रही है, सड़क ऑलरेडी गर्म है, फिर मज़ीद उसके ऊपर गर्मी। तो ये भी वो चीज़ें हैं जो कि हमारा टेम्परेचर राइज़ कर रही हैं। और अब देखें अगर तो ना हम ऊंची छतें बना रहे हैं क्योंकि वो मुश्किल हैं, महंगी भी हैं, ना हम रोशनदान बना रहे हैं, हम बहुत ही छोटी छोटी सी जगह के ऊपर पर रखे जा रहे हैं। इसमें यकीनन लोग मेरे से एतराज़ करें कि लोगों के पास पैसे नहीं हैं, वो किस तरह इतने बड़े बड़े घर बनाएं। जिस तरह हम कहते हैं कि 6-8 फुट की खिड़की अगर हम बनाते हैं तो उनका तो कमरा ही पूरा 6-8 फुट का होता होगा, और अल्लाह माफ़ी दे, बट कुछ तो करना पड़ेगा, कोई हवा के रुख पे बनाना पड़ेगा कि सूरज के रुख को। मैं चूँकि थोड़ा सा आर्कियोलॉजी और आर्किटेक्चर के हवाले से कुछ पढ़ रही थी, तो उसमें जो पुराने ज़माने के घर थे उसके अंदर बड़ी खिड़कियाँ बहुत पुराने ज़माने के घर थे, बड़ी खिड़कियाँ नहीं थी लेकिन ताकचा टाइप के छोटी छोटी मल्टीपल खिड़कियाँ थीं। और अच्छा, उसको फिर आपने ये भी देखा होगा कि जो मुग़ल ख़ास तौर पे फ़न तामीर है या जो ओल्डेस्ट फ़न तामीर है, उसके अंदर झरोकों का रिवाज है जिसके अंदर छोटी छोटी सुराख वाली खिड़कियाँ हैं। तो वो बेसिकली हवा जब छन कर आती है तो वो कोल्डर हो जाती है। और दूसरा ये कि आप जो है वो हवा का इस तरह का सिस्टम रखते हैं कि एयर क्रॉसिंग होती है, तो घुटन नहीं हो रही है। कुछ वक्त ज़ाहिर है जैसे आजकल अब हब्स का बहुत शदीद वक्त है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा एनवायरनमेंट पर ध्यान दें तो ये जो एसी हमें अंदर तो ठंडा कर लेता है, हमारे क्यूब को तो उसने ठंडा कर दिया, लेकिन आउटसाइड द बिल्डिंग। एक दिन मैं ब्लू एरिया में एक फ्यूल स्टेशन पर खड़ी हुई थी और वहाँ करीब की जो बिल्डिंग थी वहाँ पर मैंने एसी काउंट करने शुरू की। लंबी लाइन थी और आई वाज जस्ट वेटिंग अपनी टर्न का। तो मैंने एक दीवार के ऊपर सिर्फ उतने से टाइम में 190 एसी मार्क कर लिए थे, उनके आउटर, जिनका मुंह आपकी तरफ था, जिनका मुंह दूसरी तरफ थे, बाकी 3 अभी वो भी पूरे में नहीं काउंट कर पाई थी। मतलब वो एक एक बिल्डिंग में, एक एक ऑफिस में अगर 3 कमरे हैं तो 3 यूनिट्स लगे हुए हैं। तो आप खुद सोचें कि उस एनवायरनमेंट में कितना काम करने की ज़रूरत है। ऐसे ही इसमें कुछ गलती हमारी है कि हम सहल पसंद बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और ज़्यादा गलती जो है वो भी हमारी ही है, क्योंकि हम बिल्कुल किसी चीज़ का ख्याल नहीं करते। बस हम सीमेंट के ऊपर सीमेंट लगाए जा रहे हैं और ईंट के ऊपर ईंट रखे जा रहे हैं, बग़ैर सोचे बग़ैर समझे कि ये क्या होगा। ये वही है कि जिस तरह जब फ्रिज आए, एसी आए तो सब ने इस्तेमाल उसका शुरू कर दिया, गाड़ियाँ आईं तो उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया,
इंडस्ट्री आई तो उसकी भी चिमनी स्टार्ट हो गई, और वो करते 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 50-60 सालों में वो आज हम इस नहज पे आगे खड़े हुए हैं कि हमें गर्मियों में 50-55 मिलता है और सर्दियों में हमें 0-1 तक चला जाता है। तो एक ही शहर में एक ही साल में 50 डिग्री का फ़र्क मौसम का, ये बहुत ज़्यादा फ़र्क है, और ये एक लम्हा फ़िक्रिया है हम सब के लिए, और हम लोगों को बहुत ही सीरियस होकर इसके ऊपर सोचना भी चाहिए और काम भी करना चाहिए। हुकूमत जो कर रही है वो तो करेगी, जो हुकूमत का काम है वो करेगा, लेकिन एज एन इंडिविजुअल हमारा जो काम है, जो हमने करना है, एज ए सोसाइटी हमारा जो काम है, वो जो हमने करना है वो हम नहीं करते, उसकी हम कोई जिम्मेदारी उसमें लेने बात भी को नहीं राज़ी करते नहीं है। बात भी नहीं करते, आंखें बंद करते हैं और समझते हैं कि खुद ब खुद मसले हल हो जाएंगे। ऐसे ही है, हमारे घर के सामने से साफ़ है, बाकी का घर जैसा मर्जी हो।